नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने अपनी हिंदी की पढ़ाई शुरू कर दी थी और सबसे पहले लिया था हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को। हम लोगों ने कल जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास को गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोगों ने पद्य साहित्य को लेकर प्रारंभ किया था। जैसा कि हम लोगों ने कल जाना था कि पद्य साहित्य को हिंदी साहित्य में 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल आता है, फिर भक्ति काल आता है, फिर रीति काल आता है और फिर आधुनिक काल। तो कल विस्तार से हम आदिकाल और भक्ति काल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रीति काल के बारे में। कल जैसा कि हम लोगों ने जान लिया था कि रीति काल का समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ये समय है रीति काल का। रीति काल को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सबसे पहले नाम आता है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद में इसको कहते हैं कला काल। कला काल भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसको अलंकृत काल भी कहा जाता है। अलंकृत काल। एक और नाम रीति काल का बहुत प्रचलित है। कई बार प्रश्न में वही नाम करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और वह नाम है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल कहा जाता है रीति काल को। कल हम लोगों ने जो भक्ति काल पढ़ा था उसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं और रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। ये मुगलों का समय था, इसलिए इसको मध्य काल भी कहा जाता है। इसके अलावा ये आदि काल और आधुनिक काल के बीच का काल है, इसलिए भी इसको मध्य काल कहते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल और रीति काल को उत्तर मध्य काल। तो इन और 4 नामों से रीति काल को जाना जाता है। इसके अलावा आज हम रीति काल की विशेषताएं भी देखेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। कल थोड़ा सा कैमरा ठीक नहीं था, हिल रहा था। आज कोशिश करी है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। यदि नहीं ठीक होगा तो कल कुछ और भी किया जाएगा। सुधार चलते रहेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। रीति काल की विशेषताएं परीक्षा में विशेष रूप से पूछी जाती हैं और बच्चों 10th क्लास में मुख्य रूप से रीति काल और आधुनिक काल पर ही आधारित प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो आप इस काल की विशेषताओं को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे ज्यादा प्रमुख विशेषता है इस काल की, वह है रीति ग्रंथों की रचना। जैसा कि इसका नाम ही है रीति काल। इस काल में रीति ग्रंथों की रचना करी गई। क्या है ये रीति? रीति है वो नियम, कायदे, कानून जो हमारे काव्य में लागू होते हैं, जैसे अलंकार, छंद, इनमें लक्षणों, इन सब में जो बंधी हुई रचनाएं होती हैं, ऐसी रचनाएं इस काल में की गई। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के उदाहरण क्या होते हैं, लाक्षणिक ग्रंथ कैसे होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ऐसे ही आपका जो है रस पर आधारित बहुत सारी रचनाएं करी गई, उनके उदाहरण ही बताए गए, उनकी परिभाषाएं भी बताई गई। तो ऐसे ग्रंथों को जिनमें ये सब बताया गया रीति ग्रंथ कहा गया और रीति ग्रंथों की रचना इस काल में विशेष रूप से की गई और उन्हीं ग्रंथों की रचना के कारण ही इस काल को रीति काल भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात इस काल की जो प्रमुख है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। बहुत बड़ा अंतर जो है भक्ति काल से रीति काल में आने पर हमें देखने को मिलता है।
भक्ति काल में जहां भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में थे, सूरदास जी ने उनकी दास्य भाव की, सखा भाव की भक्ति करी थी, लेकिन यहाँ पर आकर परिस्थितियां बहुत बदल गई। राधा कृष्ण श्रृंगार का माध्यम हो गए, राधा कृष्ण नायक और नायिका के रूप में प्रदर्शित किए जाने लगे और उन पर आधारित रचनाएं की गई। बिहारी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सुबात। घोर श्रृंगारिकता का वर्णन था। बिहारी की विशेषता है बहुत बड़ी सी बातों को बहुत छोटे से में कह देना, गागर में सागर भर देना। तो कितना सुंदर वर्णन देखिए किया है कि कहत, नायक और नायिका एक ही भवन में है और नायक नायिका जो है वो कहत कुछ कहती है, नायक कुछ कहता है, नायक कहता है कहत, और नटत, नायिका धीरे से नकार देती है, नटत मना कर देती है। कुछ इशारों में नायक कह रहा है और नायिका इशारों में ही मना कर रही है। रीझत, जब वो मना करती है इशारे से तो नायक रीझ जाता है, और खिजत, जब वो रीझ जाता है, कुछ ऐसा भाव प्रदर्शित करता है जिससे लगे कि हाय वो रीझ गया है, तो नायिका क्या करती है, खिजत, उसे खींच आ जाती है, उसे अपने ऊपर शर्म या लज्जा आ जाती है, वो खींच जाती है। और मिलत खिलत लजिया, इसके बाद क्या होता है, दोनों के ही नेत्र आपस में परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, लजियात, और फिर लज्जा से झुक भी जाते हैं। और इस प्रकार भरे नैन सो करत हैं नैनन, भरे भवन सो करत हैं नैनन ही सो बात, पूरे भरे भवन में इसी प्रकार नैनों से ही वो बातें परस्पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की श्रृंगारिकता जो है आपको रीतिकाल में देखने को मिलेगी। श्रृंगार रस विशेष रूप से बतरस लालच लाल की, मुरली धरी रुकाए, सौह करे भौहन यसे, दैन कहे नटी जाए। तो श्रृंगार जगह जगह पर आपको विद्यमान इस काल में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इस काल में भक्ति का पुट भी देखने को मिला है। बिहारी के दोहों में राधा कृष्ण जी की भक्ति भी देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि घोर श्रृंगारिकता ही है, कहीं कहीं पर भक्ति का पुट भी आपको देखने को मिलेगा। मेरी भववादा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हुए। तो राधा से राधा नागरी जो है, राधा जी के जो पति है या स्वामी है या भगवान श्री कृष्ण है, वो मेरी सारी बाधाओं को दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना जो है बिहारी जी के द्वारा करी गई है भगवान श्री कृष्ण से। तो भक्ति का पुट भी कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा वीर रस, वीर रस का प्रयोग, वीर रस का प्रयोग भी बहुत विविध। मैंने कहा ना कि रीति ग्रंथों की रचना, बहुत सारे अलंकार, बहुत सारे जो है आपके रस आपको देखने को तरह तरह की यहाँ पर इस काल में मिलेंगे। वीर रस भी आपको देखने को मिलेगा। रीति काल के बहुत प्रमुख कवि हैं जो हमारे भूषण कवि हैं, उन्होंने शिवा वावनी, छत्रसाल प्रशस्ति जैसे जो है ग्रंथ लिखे हैं, और वीर रस का बड़ा ही मनोहर चित्रण उनके द्वारा शिवाजी को उन्होंने वीरता की प्रतिमा के रूप में प्रदर्शित किया है। सारी चतुरंग रंग वीर में उमंग चल, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है जंग जीतने की बात, शिवाजी तैयार हैं, जंग जीतने जा रहे हैं। तो वीर रंग में तुरंग चढ़ी, वीर रंग में वो रंगे हुए हैं, तुरंग चढ़ी, तुरंग माने घोड़े के ऊपर चढ़कर, और सर जा शिवाजी जंग जीतने चलते हैं, जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार वीर रस की रचनाएं भी हमको रीति काल में देखने को मिलती हैं। एक और बहुत प्रमुख विशेषता इस काल की है, वो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हम लोगों ने देखा था कि आदि काल की जब विशेषताएं पड़ी थी तो वहां पर भी ये एक विशेषता के रूप में विद्यमान थी, लेकिन रीति काल में भी ये एक प्रमुख विशेषता है। एक दोहा बिहारी का ही याद आ रहा है, वो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। देखिए अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा उस दोहे में देखिएगा कि औंधाई सीसी सुलखी, बिरह बरन बिल्लात, बिच ही सूखी गुलाब गौ, छीटो छुई नगा। अब देखिए श्रृंगार और अतिशयोक्ति का कितना सुंदर वर्णन किया है कि एक नायिका है, उसका नायक जो है वो उससे दूर चला गया है, नायिका अकेली है, उसको याद आ रही है अपने प्रियतम की, अपने नायक की।
और उस विरह की ज्वाला में वो जल रही है। तो क्या होता है, उसकी सहेली उसकी शांति के लिए, विरह की अग्नि को शांत करने के लिए एक गुलाब जल की शीशी लेकर आती है। गुलाब जल तासीर में ठंडा होता है, तो गुलाब जल की शीशी लेकर आती है और उस नायिका के ऊपर डालने का प्रयास करती है कि ये विरह की अग्नि में इतना जल रही है, तो इसको जो है, इसके ताप को थोड़ा शांत किया जाए। तो गुलाब जल की वो शीशी वो उस नायिका के ऊपर उड़ेल देती है। तभी कहा है कि औंधाई सीसी सुलखी विरह बरन बिल्लात और बिचही सूखी गुलाब गौ छींटो छुई नगार। लेकिन पराकाष्ठा तो देखिए विरह की अग्नि की, कि वो गुलाब का जल जो था बिच ही सूखी गुलाब गौ, बीच में ही सूख गया। छींटो छुई न गात, गात माने होता है ये शरीर, इस शरीर पर एक छींट भी उस गुलाब जल की नहीं पड़ पाई। और उस नायिका ने, उसकी नायिका की जो सहेली थी, उस सहेली ने जब गुलाब जल उसके ऊपर उड़ेला तो एक छींट भी उस नायिका के ऊपर नहीं गिरी। और वो गुलाब जल विरह की जो आग में इतनी गर्म, उसकी अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसमें वो गुलाब जल बीच में ही सूख गया। तो देखिए श्रृंगारिकता का कितना घोर वर्णन है और कितना घोर वर्णन है अतिशयोक्ति पूर्णता का। तो ये इस काल की बहुत प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा दो विशेषताएं और बचती हैं। एक विशेषता है मुक्तक छंदों की रचना या मुक्तक काव्य। जो काव्य रचा गया वो मुक्तक था। मुक्तक और प्रबंध में भी अंतर यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। प्रबंध काव्य वो होता है जहां पर एक कथा, एक दोहा, एक जो भी आपका पद है वो दूसरे दोहे से संबद्ध होता है। एक कथा सी चलती रहती है, एक क्रम होता है, उसमें बंधी हुई कथा होती है। हर दो अगर आपने एक दोहा निकाल लिया तो आपकी कथा बीच में छूट जाएगी। ऐसा काव्य प्रबंध काव्य कहलाता है। लेकिन मुक्तक जो होता है वो अपने आप में मुक्त होता है। इसके नाम में ही मुक्तक में छिपा हुआ है, हर दोहा अपने आप में पूर्ण होता है। और इसको लिखने का कारण ये था कि उस समय राजा लोगों के आश्रय में कवि उस रीति काल में भी थे, और उनकी इच्छा के अनुसार, वो अगर राजा की इच्छा है कि कुछ वीर रस के सुनाया जाए तो कवि तुरंत वहां पर राजा की इच्छा को पूर्ण किया करते थे और वीर रस पर एक रचना प्रस्तुत कर दी। फिर राजा का यदि इच्छा हुई राजा की कि श्रृंगार रस पर आधारित कुछ सुनाया जाए, तो कभी तुरंत श्रृंगार रस पर आधारित कोई रचना करके कुछ मुक्तक अपने राजा को सुना दिया करता था। तो इसीलिए शायद इस काल में मुक्तक काव्य विशेष रूप से रचा गया। इसके अलावा सातवीं विशेषता इसकी है ब्रज भाषा का प्रयोग। जगह नहीं है, मैं ऊपर वाला हटा दे रही हूँ। रीति ग्रंथों की आप नोट कर लीजिएगा। रीति ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, भक्ति का पुट, वीर रस का प्रयोग, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन, मुक्तक काव्य रचना। इसके अलावा जो आखिरी विशेषता है वो है ब्रज भाषा का प्रयोग। कल भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि मैंने आपको बताया था कि हर काल में भाषा का रूप भी बदलता हुआ रहा। रीति काल की पहचान थी उसकी ब्रज भाषा। यद्यपि केशव दास के काव्य में, केशव जो हैं, केशव दास जी रीति काल के प्रमुख कवि हैं, उनके काव्य में कहीं कहीं पर हमें अवधि देखने को मिल जाती है। उनके काव्य में अवधि का अच्छे से प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त अधिकांश कवियों ने जो रीति काल के हैं ब्रज भाषा ही अपनाई है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग इसकी एक और विशेषता है। तो परीक्षा में आपसे 2 या 4 करके विशेषताएं पूछी जा सकती हैं बच्चों। थोड़ा थोड़ा उदाहरण देकर मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। पूरी आशा है इस बात की कि आपको समझ में आ गया होगा, आप याद रखेंगे इनकी विशेषताओं को। तो ये विशेषताएं थी, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद में हम लोग आगे जानेंगे कि रीति काल में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए। देखिए रीति काल में